हो गया था, शुरू हुआ था, खत्म कर दिया जाए। जो शुरू हुआ है वो सेलवाल कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है? सिर्फ प्लांट में? प्लांट में, कवक में और बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है? पेप्टिडो ग्लाइकेन। और फंजाई का सेल वॉल काइटिन का। प्लांट का तीनों क्या है? कौन सा शर्करा है? पॉलीसेक्राइड। क्या होता है? पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली, इसमें लिखेंगे इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा, बायो मेम्ब्रेन भी कहते हैं। यह प्रोटीन प्लस लिपिड ब्रैकेट में लिखेंगे लाइपोप्रोटीन प्लस फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। यह अर्धपारगम्य या चयनात्मक पारगम्य होती है। इसके
हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वह सेल मेम्ब्रेन किस जो है उसका कुछ और नाम है, क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा और बायो मेम्ब्रेन। ठीक है, यह जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण, पादप कोशिका का, कवक कोशिका का, बैक्टीरिया की कोशिका का दूसरा आवरण होता है। ठीक है, पहले क्या होता है पादप बैक्टीरिया में, सेल वाल के अंदर सेल मेम्ब्रेन। एनिमल में डायरेक्ट क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन दो पदार्थों का बना है, प्रोटीन और लिपिड। ठीक है, और दोनों का जो कॉम्पोजिशन है उसको क्या बोला जाता है, लाइपोप्रोटीन। क्या कहा जाएगा, लाइपोप्रोटीन कहा जाएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस एग्जाम में कि सेल मेम्ब्रेन किसका बना है। ऑप्शन में था लिपिड, ऑप्शन में प्रोटीन, सी ऑप्शन लाइपोप्रोटीन, डी में नन ऑफ दीज। तो बहुत सारा टिक मारा लिपिड, बहुत लोग प्रोटीन टिक मारा, तो दोनों का कॉम्पोजिशन क्या हो जाता है, लाइपोप्रोटीन हो जाता है। सिंगल प्रोटीन और लिपिड नहीं है, दोनों के कॉम्पोजिशन से बना है लाइपोप्रोटीन, या फिर उसको क्या बोलेंगे, फॉस्फोलिपिड। क्लियर है। का बना हुआ होता है, यह कैसा होता है, अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर हम लोगों के का ब्लड जो है वो क्या क्या लेकर के जाता है, तो सेल के अंदर ब्लड ऑक्सीजन लेके जाता है ना जी, और क्या लेके जाता है, ग्लूकोज भी लेकर के जाता है। तो जब ये पदार्थ ब्लड के द्वारा सेल के अंदर जाते हैं तो उसे किसके परमिशन की जरूरत पड़ती है, सेल मेम्ब्रेन के। ठीक है, तो चुने हुए पदार्थों को ये कोशिका में प्रवेश करने देता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अर्ध पारगम्य या चयनात्मक पारगम्य, सेलेक्टिव परमिएबल। अब है कि इसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल। एक्चुअल में अगर सेल मेम्ब्रेन को डायग्राम से समझा जाए तो दो गो मेम्ब्रेन आपस में चिपके हुए होते हैं। ठीक है, दो मेम्ब्रेन है आपस में चिपके हुए हैं, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भरा हुआ है लिपिड और प्रोटीन। क्या भरा हुआ है, लिपिड और प्रोटीन भरा हुआ है। ठीक है, और ये जो लिपिड और प्रोटीन है वो मूवमेंट कर रहा है, लगातार घूम रहा है। हाँ? दोनों सेल मेम्ब्रेन है, दोनों चिपका हुआ है, दो मेम्ब्रेन के परतें होती है, डबल मेम्ब्रेनस होता है। हाँ, इसके अंदर में भरा हुआ है क्या, प्रोटीन और लिपिड। और प्रोटीन और लिपिड जो है वो लगातार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है, घूम रहा है इसके बीच में। इसलिए इसके इस मॉडल को बोला जाता है क्या, फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ठीक है, किस स्टेट में, फ्लूइड स्टेट में। तो सेंड इसका जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है इसको खोजने वाला व्यक्ति कौन था, सिंगर और निकोलसन। ठीक है, और दो वैज्ञानिक का नाम आता है डैनिली और डेवोसन। तो डैनिली और डेवोसन ने क्या बताया था कि यह सैंडविच की तरह दिखता है, तो सैंडविच की तरह दिख रहा है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन का सैंडविच मॉडल किसने खोजा, डैनिली और डेवोसन ने। और सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने खोजा, सिंगर और निकोलसन ने। ठीक है, अगला हेडिंग बनाइएगा साइटोप्लाज्म। तो फिर लाइपोप्रोटीन देगा, नन ऑफ दी जो एक से अधिक भी, एक से अधिक होगा। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। यह न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह पारभासी चिपचिपा तरल द्रव्य है। यह उपापचयी पदार्थ का परिवहन करता है तथा इसमें तथा इससे
ठीक है। तो साइटोप्लाज्म कहाँ पर पाया जाएगा? न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, तो सेल हो गया, बीच में न्यूक्लियस हो गया, और इन दोनों के बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म। यह कैसा होता है? चिपचिपा तरल द्रव्य है। ठीक है। पारभासी का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। अब जितने भी सेल ऑर्गेनल है सारे के सारे कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। इसी के अंडर माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। तो अगर सब इसी के अंदर है तो इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो दिख जाता है। क्यों दिख जाता है? क्योंकि यह ट्रांसपेरेंट होता है। समझ में आ रहा है? कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, तभी तो सब दिखेगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। तो पारभासी होता है, जेली लाइक होता है। उपापचयी पदार्थों का परिवहन, जैसे अब सेल के अंदर ग्लूकोज घुसा, ठीक है, ब्लड के साथ, तो उस ग्लूकोज की जरूरत सेल के सारे सेल ऑर्गेनल्स को है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी को चाहिए। तो उन सारे अंगों तक ग्लूकोज का परिवहन कौन करेगा? कौन करेगा? साइटोप्लाज्म करेगा। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? उपापचयी पदार्थों का परिवहन, मेटाबोलाइट्स को ट्रांसपोर्ट करना, साथ ही साथ सेल के शेप को यह हम क्या करेगा? मेंटेन करेगा। ठीक है, जैसे हम लोग की कोशिका ऐसे इसको दबा रहे हैं फिर सीधा हो जा रहा है, ऐसा नहीं चिपका रह गया। ठीक है, क्यों चिपका हुआ नहीं रह जा रहा है? क्योंकि इसमें क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म क्या काम करता है? सेल के शेप को ऑक्युपाई करके रखता है, उसको चेंज नहीं होने देता। नेक्स्ट लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें लिखिएगा यह छड़नुमा दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। इसकी खोज ऑल्टमैन ने किया था और इसे बायोब्लास्ट कहा था। बायोब्लास्ट को माइटोकॉन्ड्रिया कहने वाला व्यक्ति बेंडा था। यह कोशिकीय श्वसन क्रेब चक्र का केंद्र है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। हाँ, इसमें स्वयं का डीएनए है। डीएनए किसी सेल में दो जगह पाया जाता है, एक तो न्यूक्लियस में और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। प्लांट सेल होगा तो तीन जगह पर, प्लास्टिड में, माइटोकॉन्ड्रिया में और न्यूक्लियस में। प्लांट सेल, हाँ, प्लांट सेल में तीन जगह डीएनए और एनिमल सेल में दो जगह, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस। क्लियर है? तो इसमें पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि ये कैसा होता है, तो रॉड शेप, छड़नुमा मतलब रॉड शेप। दोहरी झिल्ली मतलब बाहर से क्या वो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, दो मेम्ब्रेन घिरा हुआ है। ठीक है। खोज किसने किया? ऑल्टमैन ने। ऑल्टमैन ने इसका नाम क्या दिया था? बायोब्लास्ट। क्लियर है? और बायोब्लास्ट का नाम चेंज करने वाला व्यक्ति कौन था? बेंडा। इसका नामकरण बेंडा ने क्या कर दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें क्या होता है? कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन मालूम है,
दो चीज हम लोग पढ़े थे, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में। उसमें ग्लूकोज किस में बदल जाता है? पाइरुवेट में। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? क्रेब साइकिल। तो यह कोशिकीय श्वसन का, कोशिकीय श्वसन में कितना एटीपी बनाता है? 38। 38 टोटल जोड़ देते हैं, 38 याद रखोगे। क्रेब साइकिल यहीं पर होता है, पावर हाउस ऑफ दिस सेल इसे कहते हैं। इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है। क्लियर है? अगला हेडिंग बनाइएगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। हो गया? इसमें डैश दे करके लिखिएगा। यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, यह दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है, संरचना है जिसके दो प्रकार हैं, जिसके दो प्रकार हैं। पहला, पहला लिखिएगा रफ, पहला लिखिएगा रफ ER, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में कहते हैं खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इसके एक किनारे पर, इसके एक किनारे पर राइबोसोम चिपके होते हैं, इसके एक किनारे पर राइबोसोम, राइबोसोम चिपके होते हैं, कॉमा यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। दूसरा लिखिएगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में कहते हैं चिकना अंतःप्रद्रवी जालिका। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें डैश देकर के लिखिएगा। इस ER में, इस ER माने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER में राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। इस ER में राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, कॉमा यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है? क्या सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन। फिगर से समझ लो, क्या लिखवा दिए? नहीं, प्रोटीन है या लिपिड संश्लेषण कर लो। हाँ, लिपिड, प्रोटीन काट के लिपिड कर लीजिए। लिपिड, LIPID, लिपिड मतलब वसा, फैट को बोलते हैं। जैसे मान लो ये कोई सेल हो गया, ठीक है? सेल में यह क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। तो जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही एक संरचना होता है, रॉड शेप। बाहर से इसके कितने मेम्ब्रेन है? तो इसके बाहर में आपको मिलेगा डबल मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन इसके बाहर में मिल जाएंगे। ठीक है? ये हो गया डबल मेम्ब्रेन। अब इसी साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेनलेस कुछ स्ट्रक्चर बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है? अलग अलग जगह पर इस तरीके के ढेरों हजारों की संख्या में मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है। इन स्ट्रक्चर को बोला जाता है राइबोसोम। क्या बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो होता क्या है ना कि अब जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या साइड हुआ? 2 साइड, एक लेफ्ट और एक राइट। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जाकर के, सॉरी, ये राइबोसोम जो है वो इस ER के एक किनारे पर जाकर के चिपक जाते हैं। तो देखिए इस साइड आकर के क्या चिपक गया? राइबोसोम। तो ये वाला साइड आपको कैसा दिख रहा है? रफ की स्मूथ? रफ। तो इसको हम लोग बोलेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब चूंकि इस पर राइबोसोम चिपका है, राइबोसोम का काम है प्रोटीन निर्माण करना, तो ये भी क्या काम करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस। क्या करेगा? प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। दूसरा किनारा कैसा दिख रहा है? स्मूथ दिख रहा है ना? तो इसको क्या बोलेंगे? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या काम करेगा? लिपिड सिंथेसिस। ये लिपिड का हम लोगों के बॉडी में निर्माण करेगा। तो लिपिड सिंथेसिस में किसका रोल हो जाएगा? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट अगला आईडी बनाइएगा राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम हो गया। डैश देकर लिखिए। इसकी खोज, इसकी खोज पैलेडे,
PALADE, PALADE, पैलेडे ने किया था। इसकी खोज पैलेडे ने किया था। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, यह झिल्ली रहित गोलाकार संरचना है। झिल्ली रहित मतलब मेम्ब्रेनलेस, यह झिल्ली रहित गोलाकार संरचना है। एकलौता याद रखोगे सेल ऑर्गेनल है जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। बाद बाकी सेल मेम्ब्रेन या तो सिंगल रहेगा, सेल ऑर्गेनल सिंगल रहेगा, या डबल मेम्ब्रेन का। ये मेम्ब्रेन लेस, कोई मेम्ब्रेन इसमें नहीं है। किस तरीके का दिखेगा? राउंड शेप या स्फेरिकल शेप का होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन किसको बोलेंगे? राइबोसोम को बोलेंगे। चलिए, इसमें यही 3 पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट, लाइसोसोम, LYSOSOME, लाइसोसोम। लाइसोसोम डैश देकर लिखिएगा। इसकी खोज डी डवे ने किया था। इसकी खोज डी डवे, DUVE, डी डवे ने किया था। डी डवे ने किया था। यह गोलाकार, यह गोलाकार एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। यह गोलाकार एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। इसके बाहर में एक मेम्ब्रेन आ जाता है। ठीक है, देखने में कैसा दिखेगा? राइबोसोम की तरह, लेकिन मेम्ब्रेन एक आ जाएगा। अगला पॉइंट, इसमें एक प्रबल प्रोटीन, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन, इसमें एक प्रबल प्रोटीन, प्रबल प्रोटीन एसिड हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसमें एक प्रबल प्रोटीन एसिड हाइड्रोलेज, एसिड हाइड्रोलेज या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, होता है, जो कोशिका के नष्ट होने पर, जो कोशिका के नष्ट होने पर अपने ही कोशिकांग को मार देता है। अपने ही कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनल, कोशिकांग को मार देता है। इसलिए, इसलिए इसे, इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल, कोशिका की आत्महत्या की थैली, कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। अब इसमें क्या मिलेगा आपको? राउंड शेप स्ट्रक्चर ढेर सारे हैं। ठीक है, बाहर से क्या को मेम्ब्रेन इसमें मिलेगा? सिंगल। ठीक है, एक मेम्ब्रेन से ये क्या है? घिरा हुआ है। और इसके भीतर जो है एक स्ट्रॉन्ग प्रोटीन मिलेगा आपको। ये स्ट्रॉन्ग प्रोटीन किस चीज से भरा हुआ है? ये किससे भरा हुआ है? एसिड हाइड्रोलेज। एसिड हाइड्रोलेज क्या है? कि इंजाइम है। क्या होता है? इंजाइम होता है। और प्रोटीन हमने लिखवाया तो इंजाइम प्रोटीन एक ही है। तो ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग प्रोटीन है। ठीक है, अब क्या इसी का दोनों एक ही नाम है? एसिड हाइड्रोलेज भी कहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भी कहते हैं, एक ही का नाम है, अलग अलग मत समझिएगा। अब कोशिका पर दबाव पड़ा या सेलुलर प्रेशर पड़ा तो ये कोशिका का जो लाइसोसोम है वो क्या हो जाएगा? फट जाएगा। और लाइसोसोम फटा तो ये एसिड हाइड्रोलेज कहाँ निकल के आ गया? सारे साइटोप्लाज्म में आ गया। तो सारे साइटोप्लाज्म के अंदर में क्या है? सारे सेल ऑर्गेनल है, तो सब क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे, और कोशिका मृत हो जाएगी। तो ये अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक और एसिड हाइड्रोलाइज एंजाइम। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए नेक्स्ट, अगला हेडिंग बनेगा प्लास्टिड। प्लास्टिड लवक बोलते हैं हिंदी में। हाँ, प्लास्टिड लवक, लवक लिखेंगे। यह सिर्फ पौधों में होता है, यह सिर्फ,
यह सिर्फ पौधों में होता है। इसके तीन प्रकार हैं। इसके तीन प्रकार हैं। इसके तीन प्रकार हैं। पहला लिखेंगे क्लोरोप्लास्ट। फर्स्ट पहला लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक। हरित लवक, हाँ हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हरित लवक। डैश देकर के लिखिएगा। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, कॉमा यह पत्तों में होता है। यह पत्तों में होता है। यह पत्तों में होता है। यह सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। यह सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करता है। पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, मैग्नीशियम। ठीक है, तो सनलाइट एब्जॉर्ब करने का काम किसका, क्लोरोप्लास्ट का। केवल किस में मिलेगा, पौधों के पत्तों में, लीफ में ओनली। ठीक है, दूसरा होता है लिखना क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं वर्णी लवक। हाँ हाँ, सब प्लास्टिक का पार्ट है, तीन तरह का। दूसरा लिखिए क्रोमोप्लास्ट, हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। लिखेंगे हाँ, वर्णी लवक। यह लाल, पीला और नारंगी रंग में पाया जाता है। लाल, पीला और नारंगी रंग का पाया जाता है। ठीक है, तीन ही रंग का जनरली मिलता है, लाल, पीला और नारंगी। अगला पॉइंट, यह फूल एवं फलों में होता है। फूल एवं फलों में होता है, प्रेजेंट इन फ्लावर एंड फ्रूट। फूल एवं फलों में होता है। अब जैसे मान लो क्वेश्चन में आ गया, आपसे पूछ दिया कि बताइए जैंथोफिल जो है, जैंथोफिल ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है या ल्यूकोप्लास्ट है। वर्णी लवक, अवर्णी लवक या हरित लवक, तो क्या बोलेंगे, वर्णी लवक। ई इंग्लिश हिंदी नाम है, इसमें क्या हिंदी नहीं है। हाँ हाँ, वर्णी लवक है। इसके चलते अड़हुल के फूल का लाल रंग होता है। अड़हुल के फूल का लाल रंग किसके कारण होता है, जैंथोफिल के कारण। तो क्रोमोप्लास्ट हो गया वर्णी लवक। दे दिया आपको, मान लो लाइकोपीन, पूछ दिया क्रोमोप्लास्ट है। टमाटर का रंग इसी के कारण होता है। पूछ दिया कैप्सिसिन, मिर्च में पाया जाता है, हरा रंग होता है, समझ में। कैरेटीन, गाजर में। ठीक है, तो सब क्या है, क्रोमोप्लास्ट है। यानी फूल और फलों का रंग किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। लास्ट लिखिएगा ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। लिखेंगे डैश देकर के, यह रंगहीन होता है। यह रंगहीन होता है। दूसरा पॉइंट, यह कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। इट स्टोर कार्बोहाइड्रेट। यह कार्बोहाइड्रेट का संचय करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यह आलू में कॉमा वृक्ष के जड़ों में, वृक्ष के जड़ों में कॉमा बीज में, बीज में पाया जाता है। बीज में पाया जाता है। ठीक है, तो प्लास्टिड कितने तरह का, तीन तरह का, क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर, पत्ता में, फोटोसिंथेसिस में मदद करेगा। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पर मिलेगा आपको, फल और फूल में। ठीक है, उसका रंग डिसाइड करेगा। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। कहाँ कहाँ होगा, जड़ में। जड़ कैसा होता है, कलरलेस ही होता है। साथ ही साथ और कहाँ, आलू कैसे, आलू में कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट कौन स्टोर किए हुए, ल्यूकोप्लास्ट स्टोर किए हुए हैं। बीज का हाँ, सेम है, तना है।
ठीक है, तो उसमें मिलेगा। और कहाँ पर मिलेगा? जो भी सीड्स हैं, बीज हैं, तो बीज, बीज का भीतरी भाग केवल, जैसे बीज है मान लो, तो बीज का बाहर वाला जो पार्ट होता है ये स्केलेरन काइमा होता है, और बीज के अंदर में लाइकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट होता है। सब काला है तो बाहर कैसे है ना वो, उसका अंदर से उसका अंदर वाला कलर भी है तो कोई मतलब नहीं है। उसका सेल जो है, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? सेल है, वो कलरलेस है, उसका कलर है तो वो है। अब माइक्रो हम घुसेंगे उतना अंदर माइक्रोस्कोप से, तब ना हमको कलरलेस दिखेगा, बाहर से देख के थोड़ी पता चलेगा। चलिए हो गया। तो प्लास्टिड, प्लास्टिड में डीएनए है कि नहीं है? है, इसमें भी डीएनए होता है, याद रखिएगा। पौधा में डीएनए कितने जगहों पर? 3 जगहों पर। सारा सेल ऑर्गन हो गया, कुछ बच रहा है? साइटोप्लाज्म में जितना लिखाए थे सब हो गया? क्या क्या बचा हुआ है? गोल्जी बॉडी और वैक्यूलस नहीं, वैक्यूल्स। हाँ, हाँ लिखिए गोल्जी बॉडी, बस एक एक लाइन का है, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी डैश देकर के लिखिए। इसकी खोज कैमिलियो, इसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने किया था, कैमिलियो गोल्जी ने किया था। दूसरा पॉइंट, यह कोशिका का यातायात नियंत्रक, ट्रैफिक कंट्रोलर, यह कोशिका का यातायात नियंत्रक कहलाता है। इसका मुख्य काम सेक्रीशन, सेक्रीशन मतलब स्रावित करना, इसका मुख्य काम सेक्रीशन, स्रावित करना है। जो भी मेटाबोलाइट सेल के अंदर जाएगा, सेल उसको एब्जॉर्ब करेगा, ये उसको सेक्रीट करता रहेगा। ठीक है, तो सेक्रीशन का काम किसका हो गया? गोल्जी बॉडी का। इसी को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ सेल। ठीक है, लास्ट बच गया वैक्यूल। वैक्यूल हो गया। लिखेंगे यह पौधों में बड़े आकार का, यह पौधों में बड़े आकार का तथा जंतुओं में छोटे आकार का होता है, तथा जंतुओं में छोटे आकार का होता है। प्लांट सेल में यह कैसा होगा? बड़े साइज का। एनिमल सेल में कैसा होगा? छोटे साइज का होगा। हो गया। अगला पॉइंट लिखिएगा, पौधों में इसका कार्य, पौधों में इसका कार्य पदार्थों को संचित करना है, पदार्थों को संचित करना है, जबकि जंतुओं में, जबकि यह जंतुओं में यह ऑस्मो रेगुलेशन, तापमान नियंत्रण, जबकि जंतुओं में यह ऑस्मो रेगुलेशन, तापमान नियंत्रण कराता है। ठीक है, प्लांट में ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए क्या है उसके पास? स्टोमाटा है ना, तो स्टोमाटा से वो ऑस्मो रेगुलेशन कर लेगा। एनिमल में क्या है? एनिमल सेल में वैक्यूल्स, तो एनिमल सेल में बॉडी से वाटर लॉस करने के लिए ऑस्मो रेगुलेशन होता है, वैक्यूल्स के थ्रू होता है। क्लियर? साइटोप्लाज्म खत्म। हाँ, एगो बच गया क्या? न्यूक्लियस। हाँ, नहीं नहीं, पसीना स्वेट ग्लैंड से होता है। सेल से वाटर, एक्स्ट्रा वाटर लॉस होगा ना जी, सेल के अंदर अब क्रेब साइकिल होगा, माइटो ग्लाइकोलाइसिस होगा, तो वाटर बनेगा, एटीपी CO2 वाटर। हाँ, हाँ सेल में। अब जैसे सेल के अंदर क्रेब साइकिल हो रहा है, तो क्रेब साइकिल में बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा? एटीपी CO2 वाटर। तो वाटर बचा तो ऑस्मो रेगुलेशन से सेल से बाहर निकलेगा ना। कैसे निकलेगा? वैक्यूल से, वैक्यूल से ही ना निकलेगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे, न्यूक्लियस।
केंद्रक, इसमें लिखिएगा यह जंतु कोशिका में केंद्र पर एवं पादप कोशिका में किनारे होती है। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। इसे ब्रेन या मास्टर ऑफ सेल कहते हैं। यह दोहरी झिल्ली युक्त घनाकार संरचना है। न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में डीएनए तथा आरएनए पाया जाता है। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मीसर ने किया था, जबकि डीएनए के द्विकुंडलित संरचना डबल हेलिक्स मॉडल की जानकारी वाटसन और क्रिक ने दिया। डीएनए की क्रियात्मक इकाई को जीन कहते हैं। इस पर एलील पाए जाते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन तथा हम्म
फंक्शनल यूनिट, बोलिए। इस पर एलील, ALLEL, एलील बताएंगे। कैरेक्टर्स को एलील बोला जाता है। हो गया। इतना हो गया। हो गया, आगे लिखिएगा। डीएनए में निम्न नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। पहला, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। अगला पॉइंट, आरएनए,
लिख लिए? ठीक है, इसको देख लीजिए फटाफट। देखो पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है न्यूक्लियस के बारे में, कि न्यूक्लियस जो होता है वो जंतु की कोशिका में कहाँ पर होता है? सेंटर पर। जैसे मान लो एनिमल सेल है तो उसके बिल्कुल सेंटर पर न्यूक्लियस होगा, प्लांट सेल है तो उसके सेंटर से किनारे न्यूक्लियस होता है, सेंटर पे नहीं होता है। आगे लिखा हुआ है न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और इसे उन्होंने क्या बोला? ब्रेन ऑफ सेल या फिर मास्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस बाहर से कितने ये मान लो न्यूक्लियस है, ये बाहर से क्या मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है? 2 मेम्ब्रेन से। और इसके अंदर एक फ्लूइड भरा रहता है, तो ये विस्कस फ्लूइड से ये भी भरा हुआ रहता है, तो घनाकार डेंस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलेगा? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस को केंद्रक, न्यूक्लियोलस को केंद्रिका। तो केंद्रक के अंदर है केंद्रिका, और केंद्रिका के अंदर है डीएनए और आरएनए। अब यहां से डीएनए के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, सबसे पहले याद रखोगे डीएनए का खोजकर्ता कौन है? फ्रेडरिक मीसर। और डीएनए का द्विकुंडलित संरचना यहां से एक जानकारी आती है। जैसे डीएनए को अगर फिगर से समझे तो 2 क्रोमेटीन के फाइबर होते हैं। ठीक है, दोनों जो धागे हैं इसको क्या बोला जाता है? क्रोमेटीन फाइबर। इसे क्या बोलेंगे? क्रोमेटीन तंतु। क्रोमेटीन तंतु बोलेंगे। ठीक है, हर एक फंक्शनल यूनिट इसको क्रियात्मक इकाई बोला जाएगा, और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलेंगे? जीन। और इस जीन के ऊपर जो है वो कैरेक्टर बैठे हुए रहते हैं, जो गुण है मनुष्य के शरीर में, जो कि 22 पेयर क्रोमोजोम है, जिन्हें ऑटोजोम बोला जाता है। मानव में कितना क्रोमोजोम है? 22 प्लस एक्स एक्स फीमेल में, 22 प्लस एक्स वाई मेल में। तो ये 22 प्लस एक्स एक्स है, तो ये 22 जो है ना, वही जो कैरेक्टर के रूप में यहाँ बैठा हुआ है, इनको बोला जाता है एलील। क्या बोला जाता है? एलील बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो ये जीन हो गया। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर को लेकर के कौन जाता है? जीन लेकर के जाता है। और जीन से किसका निर्माण होता है? जीन से बनता है क्रोमोजोम। जीन से क्या बनता है? क्रोमोजोम बनता है। समझ में आया? तो हाँ, एलील को नहीं, एलील को कैरेक्टर बोलते हैं, कैरेक्टर बोलेंगे इसको। हाँ, कैरी कर रहा है वो जीन है। हाँ, एलील को जो कैरी कर रहा है वो जीन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटीन तंतु। ये वाला जो हो गया। डीएनए इस तरह से दिखता है, इसके बारे में बताने वाले व्यक्ति कौन थे? विल्किंसन, वाटसन और क्रिक, तीनों वैज्ञानिकों ने बताया था। तो तीनों को नोबेल प्राइज मिला था। तो इसको बोलते हैं डीएनए का कैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? डबल स्ट्रैंडेड। इसको क्या बोलते हैं? डबल स्ट्रैंडेड। हिंदी में बोलते हैं द्विकुंडलित संरचना, डबल हेलिकल मॉडल। क्लियर है? आरएनए कैसा दिखता है? एक धागा। इसको क्या बोलते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए कैसा हो गया? डबल स्ट्रैंडेड। इसका खोजकर्ता हो गया फ्रेडरिक मीसर, और इसका द्विकुंडलित संरचना बताने वाला विल्किंसन, वाटसन, क्रिक। समझ में आया? ये जो क्रोमेटीन तंतु है, ये तंतु किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन अगर पूछा जाए तो प्रोटीन का क्या नाम है? हिस्टोन। हिस्टोन प्रोटीन का। सुगर पूछा जाए तो डीऑक्सीराइबोज सुगर। सुगर, डीऑक्सीराइबोज सुगर, याद रहेगा। तो डीएनए में पूछा जाए कौन सा प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन। कौन सा सुगर है? डीऑक्सीराइबोज सुगर है। क्लियर हो गया? ये डीएनए किसका अनुवांशिक पदार्थ है? एनिमल्स का, जंतुओं का। जितने भी जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है जो पूर्वजों से हम लोगों में आए हुए हैं, सारे किसके अंदर है? डीएनए के अंदर है। इसलिए डीएनए को बोला जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। क्या बोला जाता है? ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, जीवन का इसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे हेरिडेटरी कैरेक्टर जो हैं वो किसके अंदर होते हैं? डीएनए के अंदर होते हैं। क्लियर हो गया? अब आगे हो गया आरएनए इस तरह से दिखेगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, उसमें भी न्यूक्लिक एसिड है, यहाँ भी न्यूक्लिक एसिड है। ये कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। कैसा है? सिंगल स्ट्रैंडेड। किस चीज का बना हुआ है? हिस्टोन प्रोटीन। और सुगर पूछा जाए तो राइबोज सुगर। यहाँ पर डीऑक्सीराइबोज सुगर, यहाँ पर राइबोज सुगर, बस इतना ही अंतर है। प्रोटीन यहाँ पर है एजीसीयू, एजीसीयू, और यहाँ पर है एजीसीटी, एजीसीटी। ठीक है, यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षार में है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और यहाँ पर थाइमिन की जगह क्या हो गया? यूरासिल हो गया। ये आरएनए किसका जेनेटिक मटेरियल होता है? रेट्रोवायरस का। किसका होता है? रेट्रोवायरस। क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा है कि विषाणुओं का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो आइदर आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए या फिर डीएनए। ऐसा नहीं कि वायरस में डीएनए नहीं होता, होता है। लेकिन अगर पार्टिकुलर पूछ दिया है कि क्वेश्चन में वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, जेनेटिक मटेरियल, तो या आरएनए या डीएनए, दोनों हो सकता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही रहेगा।
लेकिन अगर मेंशन कर दिया कि रेट्रोवायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तब क्या बोलोगे? आरएनए। रेट्रोवायरस में कौन कौन आता है, पहले भी बताए थे आप लोगों को। कौन कौन आता है? HIV, TMV और इन्फ्लुएंजा। ये 3 वायरस को क्या बोला जाता है? रेट्रो वायरस। तो रेट्रो वायरस HIV है, TMV है और इन्फ्लुएंजा है। इन तीनों का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? RNA होगा। कोई डाउट तो बताइए। सारे पॉइंट क्लियर हो गए? एक बार देख लीजिए जो पॉइंट्स लिखे हो, कोई पॉइंट्स में दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है सारे पॉइंट्स? छोटा सा हेडिंग बनाइएगा, क्रोमोजोम की संख्या। क्रोमोजोम की संख्या। क्रोमोजोम की संख्या। पहला लिखिएगा मनुष्य। मनुष्य डैश देकर लिखिएगा 46। मनुष्य 46। कई बार क्वेश्चन आते हुए गलत हम लोग कर देते हैं। पूछा है क्रोमोजोम की संख्या बताइए, ऑप्शन में 23 लिखा रहेगा, 46 लिखा रहेगा। और कई बार जल्दबाजी में मार देता है लोग, 46 23 में कंफ्यूज हो गए। एग्जाम में बढ़िया से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है? तो कितना हो जाएगा? 46। हम लोग संख्या लिखवा रहे हैं, जोड़ा में नहीं लिखवा रहे हैं। दूसरा लिखिएगा मक्का। मक्का मेज 20। सब आया हुआ क्वेश्चन इसलिए लिखा रहे हैं। आलू। आलू 48 48। चिंपैंजी। चिंपैंजी 48। इसमें भी 48 है, 48। नेक्स्ट लिखिएगा कुत्ता 78। 78। तभी उन लोगों के पास एक एक्स्ट्रा सेंस ऑर्गन होता है, छठा सेंस ऑर्गन कुत्तों के पास होता है। सुनामी वनामी आने से पहले ना सबको पता चल जाता है, भूकंप भूकंप आने से पहले पता चल जाता है। ठीक है, सिक्स सेंस ऑर्गन उन लोगों के पास होता है। हम्म। आगे लिखिएगा डोर्सोफिला। उसको भी चलता है, हाँ उसको भी चलता। डोर्सोफिला, ड्रोसोफिला, DROSOPHY डोर्सोफिला मेलानोगास्टर, जो बड़ी वाली मक्खी है, जो भुन भुनाने वाली भौरा नहीं होता है, भौरा, बड़ा वाला मक्खी डोर्सोफिला बोलते हैं। 8 क्रोमोजोम, 8। 8। आगे लिखिए टमाटर 24। कबूतर 80। मेंढक 26। बिल्ली 38। बस, ठीक है, हो गया। किसमें? हम लोग से एक ज्यादा होता है उसमें भी। हम लोग में 46 है ना, उसमें 48 होता है। उसमें 48 होता। चलो हो गया। नोट में 2-3 पॉइंट लिखिएगा। नोट में पहला पॉइंट लिखिएगा, असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस। असूत्री विभाजन, अमाइटोसिस। इसमें डैश देकर के लिखिएगा। यह एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, बैक्कोमा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, ईस्ट इत्यादि में होता है। इत्यादि में होता है।
दूसरा लिखिएगा, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन तीन होता है। तीसरा लिखिएगा, समसूत्री विभाजन माइटोसिस। इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह दैहिक कोशिका मतलब बॉडी सेल, यह दैहिक कोशिका में होता है। यह दैहिक कोशिका में होता है। इसमें एक कोशिका दो संतति कोशिका मतलब डॉटर सेल, एक कोशिका दो संतति कोशिका बनाता है तथा दोनों में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के बराबर होती है। तीसरा लिखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, इसमें डैश देकर के लिखिएगा, यह सेक्स सेल मतलब जनन कोशिका, सेक्स सेल में होता है, कॉमा इसमें एक जनक कोशिका मतलब पेरेंट सेल, इसमें एक जनक कोशिका 4 संतति कोशिका में बदल जाती है। 4 संतति कोशिका में बदल जाती है। संतति कोशिका में डॉटर सेल में बदल जाती है तथा चारों में क्रोमोसोम पैतृक कोशिका मतलब पेरेंट सेल से आधा होता है। पैतृक कोशिका से आधा होता है। पैतृक कोशिका से आधा होता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन कितने तरह का हो गया? 3 तरह का। असूत्री विभाजन ये किसमें होगा? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होगा, जैसे बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम सब में। समसूत्री में क्या होगा? समसूत्री में देखो, एगो मान लो यह सेल है, एक सेल कितने सेल में टूट जाएगा? 2 सेल में। ठीक है, और दोनों में जो क्रोमोजोम होगा, मान लो इसमें 20 क्रोमोजोम है, ठीक है, तो इसमें भी क्रोमोजोम कितना होगा? 20 होगा, और इसमें भी 20 होगा। यह किस में होता है? बॉडी सेल या सोमैटिक सेल अंग्रेजी में कहते हैं, दैहिक कोशिका। सोमैटिक सेल, हम लोग के बॉडी में जितना सेल है ना, सब में क्या चल रहा है? समसूत्री विभाजन। लेकिन सेक्स सेल यानी स्पर्म और ओवम में क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। और मियोसिस में क्या होता है? जैसे एक सेल है, यह कितने सेल में टूटेगा? 4। कितने में टूटेगा? 4 सेल में यह टूटेगा। मान लो इसमें 20 क्रोमोजोम है, तो सब में कितना कितना होगा? 10-10 क्रोमोजोम होगा, आधा होगा। ठीक है, बस सेल का कहानी खत्म। कोई डाउट तो बोलिए। नेक्स्ट क्लास में टिश्यू होगा।